सलमान खान को सऊदी अरब ने एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले, अब इंडिया के अंदर भले जो कुछ गंद बंद होता रहा हो, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। मिडिल ईस्ट जो आपका है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ये यूएई का पूरा खित्ता जो है, अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। तो भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े इस वक्त डीपनिंग रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक, लेकिन वो कैसे तरक्की कर गया यार इतनी, और हम कहाँ बैठे हुए हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है भाई। वो चाइना को टक्कर देने के लिए आज खड़ा हुआ है। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं। हम कहते हैं कि सऊदी अरब हमारा ये तो वो ये, नहीं भाई, हम भिखारी हैं उसके आगे, क्योंकि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं उसके आगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड उसके साथ ट्रेड पार्टनरशिप करता है। कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम भीख मांगना बंद कर दें। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया मतलब यूएई जो वहाँ भी विचारधारा रखने वाले ये जो मुल्क थे, अब वो जो है ना वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। मतलब आप कहते हो ना कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हो तो उससे पहले आप साइंस देते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सऊदी अरेबिया यूएई जैसे कंट्रीज इस्लाम को छोड़ रहे हैं, हालांकि हो भी सकता है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी आया था कि ये जो सारी हदीसें हैं मैं उसको नहीं मानता, मैं पहले वाली हदीसों को मानता हूँ, क्योंकि ये जो हदीस है ना वो प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के 100 साल के बाद फिर लिखी गई थी, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं। चलो जो भी है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया ने सलमान खान को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अब किसी इंडियन को दिया होता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो नाचने गाने वाले हैं और नाचने गाना तो इस्लाम में हराम है, तो फिर ये कैसे हो रहा है। और वो भी उस इंडिया के साथ जिसके जो हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, हिंदू कंट्री है, और कभी भी मतलब कि कभी भी ये सिचुएशन हो सकती है कि पाकिस्तान को पिल देगा कभी, और पाकिस्तान में मुसलमान रहते तो मुसलमानों की सऊदी ने नहीं सोची। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सलमान खान को सऊदी अरब ने एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है सलमान खान के लिए। अदाकार ने जो है वो इस तकरीब के हवाले से अपने इंस्टाग्राम पे लिखा और कैप्शन में लिखा कि नासिर भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, और इसमें मुबारकबाद दी लोगों ने सलमान खान को। बाकायदा एक अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई और वहाँ पे सलमान खान ने जो है वो जाके अपना अवार्ड लिया। लेकिन हमारे लिए बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले, वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है सारा। हालांकि हमने बड़े दावे किए थे कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है। दोस्त नहीं है। आप अपने दोस्त से भी हर वक्त अगर भीख मांगते रहोगे ना, तो वो भी एक टाइम पे आके आपको दोस्ती की नज़र से देखना छोड़ देगा, आपको भिखारी की नज़र से देखेगा। तो हम जब सऊदी अरब के पास गए, हमने कुछ मांगा उनसे। खैर, अब इंडिया के साथ क्या सीन है? अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले, अब इंडिया के अंदर भले जो कुछ गंद बंद होता रहा हो, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। या तो आप इस तरह कर लें, अब इस वक्त आप यूएई जाएं, वहाँ पे अरबी जो है वो इंडियन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में लोग इंडियंस के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सितारे हैं, उनके फैंस हैं। हालांकि भले ही उनको जुबान समझ ना आए, बट दे लव देम। मिडिल ईस्ट जो आपका है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ये यूएई का पूरा खित्ता जो है, दे आर फैंस। ये पागल है उनके पीछे। और यूएई जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे इंडियंस हर जगह फैले हुए हैं। अब आप सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं।
हम कहते हैं जी सऊदी अरब हमारा ये तो वो ये, नहीं भाई, हम भिखारी हैं उसके आगे, क्योंकि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं उसके आगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड उसके साथ ट्रेड पार्टनरशिप करता है। मैं कोई इंडिया से इंप्रेस्ड नहीं हुआ, लेकिन मुझे दुख तब होता है कि यार एक मुल्क जो एक टाइम पे आजाद हुआ, वो भी मेरे साथ ही आजाद हुआ था, उसकी भी उतनी फटीचर हालत थी जितनी मेरी थी। इंडिया की भी उतनी बुरी हालत थी जितनी पाकिस्तान की थी। ना उनके पास पैसे थे खाने को, ना हमारे पास पैसे थे इतने खाने को, लेकिन वो कैसे तरक्की कर गया यार इतनी, और हम कहां बैठे हुए हैं, और वो कहां से कहां पहुंच रहा है भाई। वो चाइना को टक्कर देने के लिए आज खड़ा हुआ है। अब सलमान खान को उन्होंने इतने बड़े एजाज से नवाज दिया है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अब सलमान खान अब इंडियन जो सऊदी अरब में है वो कितने प्राउड होंगे, हालांकि उससे उनकी मईशत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सलमान खान ने उनके घर दाने नहीं डालने, लेकिन आप ये देखें कि वो इंडियंस खुद को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, वो इंडियंस कितना अच्छा फील कर रहे होंगे खुद को। ये चीजें हम लोग देखते नहीं। तो भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े इस वक्त डीपनिंग रिलेशनशिप है इकोनॉमिक के। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का एक लीडिंग मुल्क है, ओआईसी को हेड भी करते हैं। जब कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का ये सारा मोदी सरकार ने वहां पे काम किया, तो पाकिस्तान की तवक्को थी और मुतालबा भी था कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ी भरपूर हिमायत हमें मिलेगी, लेकिन वो हिमायत हमें नहीं मिली। और उसकी वजह ये है कि अब जो ताल्लुकात है ना, उसकी नौयत इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इन चीज़ों के ऊपर होती है। ये मामलात पर शायद ममालिक इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, इवन हमारे मुस्लिम ममालिक भी। एक बात हमेशा कही जाती है कि किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी इकॉनमी मजबूत होती है। और जो मेरी उम्मीद हमेशा ये रहती है अपने हुक्मरानों से, वो चाहे इमरान खान हो या इससे पहले जितने हुक्मरान थे, मैं उनको ये कहा करता था कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम भीख मांगना बंद कर दें, चाहे वो भीख पैसे का हो या भीख किसी और चीज का हो। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई भी हुक्मरान ये सबक नहीं सीखता रहा कि जब भिखारी होते हैं उनको कई दफा झिड़कते हैं देने वाले, उनको कई दफा कहते हैं तुम ये करो, ये ना हमसे तवक्को करो, तो हमें ये चीजें ज़हनी तौर पर रिकंसाइल कर जाना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। लेकिन हमारा में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है, और सिविल एजाज़ात दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहां हो रहा है। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात क्या है कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया कतर पिछले बरस, नहीं कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया। आप कहते हैं इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से 2014 में जो अपना कार्यभार संभाला था, उसके बाद तुरंत ऐसा हुआ है कि उन्होंने अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत ही अलग लेवल के सुधारने शुरू किए थे, खास करके सऊदी अरेबिया और यूएई, और उसमें भी अगर आप दोनों कंट्री में कंपेयर करो तो यूएई में। और उसके बाद ऐसी न्यूज़ आई है यूएई की तरफ से कि हम कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़रा सोचिए, क्या कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा सोच सकता है कि पाकिस्तान का प्रेशर वो ना झेले और वो बात करे कि मैं जो है ना इन्वेस्टमेंट करूँगा यूएई के अंदर? क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये हमारे विदेश जो विभाग है या फिर कहो कि हमारी जो पॉलिसी है उसका ही एक जादू है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आती। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक नॉर्मल रिलेशन थे अरब कंट्रीज़ और इंडिया के, उसमें इतना बड़ा प्रोग्रेस की है, उतनी बड़ी प्रोग्रेस की है कि आज वो सारे कंट्रीज़ खुल कर कह रहे हैं कि हमारा जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स कि इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मजे की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड 2 की बातें हो रही हैं, जिसमें इजराइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है।
और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एक्सटेंडेड। Pakistan has historically always tried to use Middle Eastern and particularly Muslim countries for Kashmir issue, और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। ये ना पाकिस्तान और अरबों के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे, फिर कुछ वाक़यात हुए, पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर होता गया, और अब वो यहाँ तक चले गए कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया जी, कतर पिछले बरस। नहीं, कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया, अमारात का भी किया, उसका भी किया, और मंदिर बनाया गया वहां। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक याद आता है कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अरब में बुत परस्ती ना हो, और वो सऊदी अरब में तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, वहाँ तो बहुत मज़ामत होगी। लेकिन अमारात में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है, और सिविल एजाज़ात दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहाँ हो रहा है। यहाँ फिर यह है कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लिहाजा वो बात नहीं होती थी, तो उससे जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा वो तब तक तो चीजें ठीक रही। इंडिया भी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया यूएई में नहीं था, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं, और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज हुआ है, और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और फिर जिस तरह आप कहते हैं ना, इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया, फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना क्या वैल्यू रखता है। ये 5 अगस्त 2019 नरेंद्र मोदी ने विजिट किया तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं, इन्होंने उनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पे बड़ा बोला था मैं। अब जो अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और इस वजह से हमारी अब कोई पॉलिसी रही नहीं। सच्ची बात तो ये है कश्मीर पे, ये दुख की बात है। इसमें मैं इस हुकूमत को, ठीक है, ये जो इनका एक किस्म का कैजुअल एक अप्रोच रही है कश्मीर के हवाले से, वो तो इनको अब सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी। लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी अपना अपना पूरा इसमें डाला है हिस्सा, हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको कमज़ोर करने में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एकतरफ़ा तौर पे हर चीज़ दे देंगे भारत को? और अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे UAE की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। कोई अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है। जुमे की छुट्टी खत्म, यूएई ने पे शराब, जना, जुमे की छुट्टी सब कुछ मनसूख। तो ये वो सारी क़यामत की निशानियां हैं कि मुसलमान कहलवाते हुए कतराएंगे। इंडिया किस तरीके से आगे जा रहा है, मोदी साहब दुबई जा रहे हैं और जिस तरीके से उनके रवाबत दुनिया में बढ़ रहे हैं, क्वाड पे क्वाड वो बना रहे हैं। 7 ममालिक ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिए। यूएई एक रोल मॉडल बन जाएगा कि देखिए जी, हमने भी यूएई के नक्शे कदम पर चलना है। अगर यूएई कर सकता है
तो हम क्यों नहीं कर सकते? और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का जब विजिट मतलब कि हुआ यूएई के अंदर, तो सारे जुमे की जो छुट्टियाँ थी वो सब कुछ कैंसिल कर दिए गई और कई सारी यहाँ पर प्रिविलेजेस दी गई प्रधानमंत्री मोदी को। अब सबको पता है, देखिए यूएई के पास पैसा है तो सबको पता है कि वो पैसा ज़्यादा समय के लिए रुकने वाला है नहीं। जैसे ही यहाँ पर पेट्रोल या फिर ऑयल की डिमांड कम होगी वैसे वैसे उस कंट्री की वैल्यूएशन कम होगी। तो बेटर यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज़ के लिए यही है कि वो अपना जो सारा का सारा बिजनेस है, सारा का सारा पैसा है, वो ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करे, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे जहाँ उनको रिटर्न्स हाई मिले और अपनी जो लाइफस्टाइल है जो अभी वो जी रहे हैं उसको मेंटेन किया जाए। मान लीजिए कि वो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि सऊदी अरब का है भी इन्वेस्टमेंट, अगर मान ली तो वहाँ से जो रिटर्न मिलेंगे उससे वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, भले ही ऑयल की डिमांड एकदम ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अभी जो सऊदी और यूएई या फिर कहे कि दूसरे कंट्रीज, ओमान जैसे कंट्रीज है, वो इसीलिए इंडिया को फ़िलहाल ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो गया ना, उसके बाद तो वो इंडिया को छोड़ के या फिर इंडिया के अगेंस्ट कोई बात ही नहीं कह पाएंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यूएई ने उन्हें एक्सेप्ट कर रखा है और अब वहां पे शराब, जना, जुम्मे की छुट्टी सब कुछ मनसूख। तो ये वो सारी क़यामत की निशानियां हैं कि मुसलमान कहलवाते हुए कतराएंगे, शर्माएंगे और वो लिबरल होने से मुराद इस तरह फहाशी को प्रमोट करते हुए उनको ये फैशन लगेगा। अब अगेन जो मैंने कहा कि इमरान खान साहब जो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ ये होता है, कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ ये होता है, मगरब जो है वो इस्लामोफोबिया का शिकार है, वो मुसलमानों को कमतर समझते हैं, तौहीन करती हैं, गुस्ताखी करते हैं। तो उस नैरेटिव के लिए ये एक बड़ा खतरा है और आइंदा आने वाले दिनों के लिए ये तमाम दूसरे इस्लामी मुल्कों के लिए यूएई एक रोल मॉडल बन जाएगा कि देखिए जी, हमने भी यूएई के नक्शे कदम पर चलना है। अगर यूएई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है कि देखो देख लिया मुसलमान मुल्क, देख लिया ये है मुसलमान। कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अबू धाबी और ये उनका पिछले 6 साल में चौथा विजिट है। सो आप इमेजिन कर सकें हर 1.5 साल बाद वो विजिट कर रहे हैं कि हमारी टोटल फॉरेन पॉलिसी इस वक्त खैरात पे चल रही है। इंडिया किस तरीके से आगे जा रहा है, मोदी साहब दुबई जा रहे हैं और जिस तरीके से उनके रवाबत दुनिया में बढ़ रहे हैं, क्वाड पे क्वाड वो बना रहे हैं। और इस स्पेस पे अगर देखें दुबई की जब आप बात कर रहे थे, सिर्फ दुबई उसमें अकेला नहीं है। इस वक्त जो ममालिक हैं वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। 7 ममालिक ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिए। ओआईसी में उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया। कश्मीर पे आपने उनसे कहा इजलास करने के लिए, तो वो आपसे नाराज हो गए सारे। इंडिया का देखें दूसरी तरफ से वो किस भरपूर तरीके से आपको काउंटर करने की कोशिश करते रहे हैं। 3 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इंडिया में बुला लिए जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती थी। हालांकि होना यह चाहिए था कि वहां पे वो नुमाइंदे भेजते और फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आते, लेकिन वाइस वर्सा हुआ। और फिर उसके बाद मोदी साहब अब दुबई जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें कि किस तरीके से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसको मसल फ्लैक्ट कर रहा है। एक बड़ा सवालिया निशान है कि दुनिया कहेगी कि जब आपके अपने एक अहम इस्लामी मुल्क ने इस्लाम से बेजार होकर इस्लामी कवानीन तर्क कर दिए हैं और वो लिबरल होने की कोशिश कर रहा है और वो बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले पर आ रहा है, तो फिर आपकी बात कैसे मानी जाए? सबसे पहले क्या हुआ है? नंबर 1, यूएई के अंदर गैर मुस्लिमों को शादी करने की मुकम्मल तौर पे इजाजत है, यानी कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, एक और सुनिए, 1 जनवरी 2022 से यानी चंद दिन बाद यूएई वाहिद खलीजी मुल्क बन जाएगा जो मुसलमानों के अहम दिन जुमा को कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम नहीं करेगा, यानी जुमे की छुट्टी खत्म। तो ये पहला मुल्क बन जाएगा यूएई जो ये खत्म करेगा। इससे पहले क्या किया गया है? शराब, इनमें गैर शादीशुदा जोड़ों के साथ रहने पर पाबंदी हटाना, यानी इससे पहले जो कवानीन खत्म किए गए हैं
यूएई के अंदर डॉन न्यूज के अंदर लिखा गया कि इनमें गैर शादीशुदा जोड़ों के साथ रहने पर पाबंदी हटाना, यानी कोई कपल साथ रह सकता है, इकट्ठा रह सकता है, इवन वो बच्चे भी पैदा कर सकता है। शर्त यह है कि बच्चों को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। शराब पर पाबंदियों में नरमी और तवील मुद्दती रिहाइश की पेशकश शामिल है, यानी ये जो कवानीन नए लाए गए हैं उस पर शराब पर से पाबंदियां हटा दी। पाकिस्तानियों ने जब से अर्तुगरुल सुना है और देखा है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि रश शुरू हो गया है तुर्की में जाने का। तो वहाँ पे जो वाकयात की खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही खतरनाक हैं और बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक हैं पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। हम लोगों ने असल में ये समझ लिया है कि हम तुर्की हमसे मोहब्बत करता है, हम जो मर्जी गैर कानूनी काम करेंगे वो हमें मोहब्बत से गले लगा लेंगे। नाज़िकाम, तुर्की और भारत के दरमियान याराने बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेशंस के अंदर इंडियन बैठे में अपनी जमीन से, अपनी कल्चर से, अपनी जबान से, अपनी तारीख से मोहब्बत करते हैं, उनको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपके पाकिस्तानी बस वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं और इस्लाम की वो मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइजेशंस को फीड करते। तुर्की ने पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप दिया है, भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तुर्की जैसा दोगला कंट्री ना मैंने कभी नहीं देखा। मतलब एक तरफ इजराइल के बारे में खुल के नेगेटिव बातें करेगा, और अगर आप दूसरी तरफ देखो ना तो उसी इजराइल के साथ उसने अपने बिजनेस टाइप बना कर रखे हैं। किसी भी मुस्लिम कंट्री ने बिजनेस टाइप नहीं रखे थे, यूएई ने कुछ ही एक डेढ़ साल पहले ही रखे थे। अदरवाइज अगर आप टर्की का देखो तो टर्की का तो सालों से चल रहा है। उसके अलावा उसके भारत के साथ भी उसने कश्मीर को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन जैसे ही भारत ने यहाँ पर प्रेशर करना शुरू किया, उसकी जो सारी की सारी सिचुएशन थी वो ठंडी रह गई। और फिर टर्की तो भारत के साथ बिजनेस करने के लिए भी यहाँ पर आगे बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि जब से अर्तुगरुल आई है ना, वो एक सीरीज़ थी जो इमरान खान ने प्रमोट की थी, तो जो पाकिस्तानियों ने देखे ना उनको लगा कि भाई टर्की हमारे लिए स्वर्ग है, हेवन है। और मान लीजिए वही पाकिस्तानी जब टर्की गए ना तो वहाँ पर उनको लादे पड़ी है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अर्तुगरुल की जो सीरीज़ थी उसकी जो एक्ट्रेसेस थी, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्स लगाई शॉर्ट कपड़ों में, तो कई सारे पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये करना शुरू किया कि नहीं भाई आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, ये क्या करना शुरू कर दिया आपने। तो तुरंत उसकी तरफ से रिप्लाई आया, क्या फक ऑफ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब पाकिस्तान के बाद तो आपका दूसरा मुल्क तो तुर्की है ना जी। तो तुर्की में ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये जो किडनैपिंग के वाकयात हो रहे हैं, और पाकिस्तानियों ने जब से अर्तुगरुल सुना है और देखा है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि रश शुरू हो गया है तुर्की में जाने का। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जो इलीगल वहाँ पे वैसे भी जाते हैं यूरोप जाने के लिए, तो वहाँ पे जो वाकयात की खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही ख़तरनाक हैं और बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक हैं पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। जी, हम लोगों ने असल में ये समझ लिया है, मसलन मैं दो बड़ी अहम बात करने लगा हूँ कि हम तुर्की हमसे मोहब्बत करता है, हम जो मर्जी गैर कानूनी काम करेंगे वो हमें मोहब्बत से गले लगा लेंगे। तुर्की एक सख्त गिर कानून की रियासत है, ये मैं कह रहा हूँ, सख्त गिर कानून रखने वाली रियासत। दूसरा, क्राइम वहां भी है, जितने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा रूट है इसको कोई नहीं डिस्कवर कर सकता। क्राइम पाकिस्तानी और अफगानी आपस में कर रहे हैं। अफगानी का गला नहीं काटेगा, पाकिस्तानी का जरूर काटेगा, और पाकिस्तानी का तो जरूर काटेगा। वो भी इलीगल काम कर रहे हैं। वो आपके पास अभी खबरें नहीं आई, मैंने 2 साल पहले आपको कहा था खबरें आने शुरू होंगी जब क्राइम जमा होंगे। उसकी अफसोसनाक खबर ये है सारे में कि पाकिस्तानियों ने ये समझ लिया कि ये अब हमारी जन्नत है। नाज़िकाम, तुर्की और भारत के दरमियान याराने बढ़ रहे हैं। तुर्की भारत को जदीद तरीन ड्रोन तैयारे मुहैया कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप दिया है, भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर काफ़ी गम और गुस्से का इजहार हो रहा है। तुर्की ने 100 ड्रोन तैयारे भारत को फ़रोख्त करना शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को और मकबूजा कश्मीर को नुकसान होगा। अपनी जमीन से, अपनी कल्चर से, अपनी जबान से, अपनी तारीख से मोहब्बत करते हैं, उनको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। टाटाज हैं, बिरलाज हैं, इन सब ने अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री बनाई। टॉप कॉर्पोरेशंस के अंदर इंडियन बैठे में ये ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है,
गूगल है बैठे हुए। आपके पाकिस्तानी बस वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं और इस्लाम की वो मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइजेशंस को फीड करते हैं। हमारी अच्छा, तुर्की काम करने वाला मुल्क नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सैर करने वाला मुल्क है। तुर्की जो है दुबई भी नहीं है, तुर्की सऊदी अरेबिया भी नहीं है कि उनको मैन पावर चाहिए। उनकी अपनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी तादाद है, और खुसूसन कोरोना के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। और जो वीजे पे जाने वाले हैं वो भी इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं फरूक भाई। ये आप बता रहे हैं लोगों को कि भाई काम करने के लिए वहां पे ना जाओ, वहां पे जाना है तो सैर करो और वापस आ जाओ। तो हम लोगों ने उसको दुबई भी समझ लिया। अब दुबई में भी ऐसा नहीं होता, तो वो उनके पास देख ना, दुबई की अपनी आबादी तो चंद लोगों की है, 10-12% है, बाकी सारे बाहर के हैं। वो दुनिया और है, तुर्की की बिल्कुल डायनेमिक सी और है। तो पाकिस्तानी जो जा रहे हैं बिजनेसमैन, आप देखेंगे उनके अंदर जो पोटेंशियल होगा, जो कॉम्पिटेंट होगा, जो एक लीगल वे से जाएगा, तो वो तो कुछ ना कुछ कर पाएगा। लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि ये जो लोग अब वहाँ पे किडनैप हो रहे हैं या इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, जाहिर है कि टर्किश अथॉरिटीज को भी पता चल रहा होगा, ये तो पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? तो इसमें पाकिस्तानी की गवर्नमेंट को भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, कि इस तरह के जो लोग जा रहे हैं। आपके पास अभी खबरें नहीं आई पाकिस्तान की मीडिया के पास। क्राइम की रुथलेसनेस, हमारा वैश्यपन, जो बर्बरियत है, ये माजरत के और अफसोस और दुख के साथ ये हमारे नेशनल कैरेक्टर का हिस्सा बन गया है। क्राइम की रुथलेसनेस, के लोगों को खंजर मार के उनकी वीडियो बनाना, 10 लाख घर से मंगवाना। मेरे पास ऐसी ऐसी कहानी है कि बंदा यकीन नहीं करेगा कि अच्छा, पाकिस्तानी बिजनेस भी क्या कर रहे हैं, आपस में बिजनेस कर रहे हैं। वो मसाले ले जाता है, दूसरा खरीद लेता है। अभी तक उनकी क्लाइंटेज पाकिस्तानियों की तुर्क नहीं बनी, उनके खानों की, उनकी चाय की, क्योंकि वो वहां एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है। तो हम अपने लोगों को खुद ही चीट कर रहे हैं। और दावे हमारे बड़े हैं जी, हम बड़े अजीम लोग हैं, मुमलकत खुदादाद है, तुर्क हमारे, तुर्क क्या प्यार करेंगे? तुर्कों को एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान इन लोगों की वजह से जो क्राइम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक ट्रेवलर हूँ, बाई गार्ड जैसे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मैं पिछले 6-7 साल से ट्रीट होता हूँ। वो मुझे शक से देखते हैं, मेरे पासपोर्ट को वो टोलते हैं, पंजाबी जिसको कह रहे हैं, थोल देने चंगी तरह कि फोटो असली तो नहीं अंदर लाई, के नकली तो नहीं। मेरे जैसे 60 साल का से ज्यादा हो गया हूं मैं, और इतनी स्टैंप्स हैं उनके, रिकॉर्ड में आता है कि 70 दफा आ चुका है, जो तुर्की के बड़े बड़े लोगों का दोस्त है। तो अगर मेरे साथ ये होता है तो आम पाकिस्तानी के साथ क्या होगा? और कई पाकिस्तानी वहां पर एयरपोर्टों पे भी जो कुछ करते हैं, मैं तो वो देखता हूँ। मतलब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है ये समझाना कि काका, वो रियासत, हमारी रियासत सख्त है। वो उधर मामे का फोन नहीं आएगा कि जी चाचा डीएसपी लग गया है। मैं आपको स्कूल के कह रहा हूँ। गुर से मुतल्लिक अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है गया है। और यहां पे जो खबर है वो ये है कि नेवल एयर बेस को टारगेट किया गया है। बुनियाद उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे 5 बड़े शहरों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों की जो और तमाम जो इलाके हैं वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को इस बारे में एक्टिव कर दिया गया। 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाकयात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं। तौर पर एक्टिव हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब यके बाद दीगरे चौथा महाज इंडिया ने खोला है। जी हां, केच, नोशकी और पंजगोर के बाद एक और इलाका है जहां इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त जारी है। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के अंदर BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी और TTP का इतना डर है, इतना खौफ है कि पहले जो 4-5 सिटी में रेड अलर्ट हुआ करता था, वो अभी पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में, या फिर अब कह सकते हो कि छोटे गांव में भी अब रेड अलर्ट आना शुरू हो चुका है। सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है तो उसको सीधा यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आर्मी जाती है चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ या फिर खुद भी पेट्रोलिंग करने, तो उनको पता ही नहीं होता कि भाई कहाँ से कोई बम फट जाएगा, कोई आईडी जो ज़मीन के नीचे दबा होगा उस पर हमारा वज़न आएगा तो मतलब हम ब्लास्ट हो सकते हैं, या फिर इस टाइप की सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि अब जो है ना, वो ये धमाके बहुत ही आम होना शुरू हो चुके हैं। और ये धमाके इस लेवल के हो रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस तो छोड़िए, पाकिस्तानी आर्मी अब बलूचिस्तान जाने से भी डर रही है।
ऊपर से टीटीपी ने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर कई सारा एरिया है जो कब्जा कर लिया है। तो मतलब कि वो होता है ना एक विन विन सिचुएशन, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए लूज लूज सिचुएशन है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। से मुतल्लिक अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है। और इसमें जो खतरनाक सबसे बात है और खौफनाक वजह से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी मुल्हिका इलाके के अंदर ये हमला हुआ है जहां पे पहले ये सारी कार्रवाइयां होती हमें नजर आ रही हैं। तो तुर्बत का ये जो इलाका है ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर का मुल्हिका या उसका करीबी इलाका है, जहां पे इस वक्त खबरें आ रही हैं, जहां पे पाकिस्तान का मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तुर्बत के अंदर धमाके की आवाज़ आई है, धमाका हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान की जो फौज है उसके ऊपर एक और हमला किया गया है। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाक़यात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं। अब इस हवाले से एक और जो बात है कि केच वो भी पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है, वहां पे भी हमला हुआ और उसके बाद पंजगूर का इलाका चुके लगता है ईरान बॉर्डर के करीब, वहां पे भी हमला हुआ और उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है बलगतर या तुर्बत जो इसको आप कहना चाहते हैं, वहां पे भी हमला जो है वो ईरान बॉर्डर के करीब इस लम्हे की इत्तलात हैं। अब कुछ इस वक्त जो खबरें वहां से हैं इस हमले के मुतालिक वो ये हैं कि वहां पे नेवल एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पिछले हमलों के दौरान जो FC है उसको टारगेट किया गया है और यहां पे जो खबर है वो ये है कि नेवल एयर बेस को टारगेट किया गया है। बुनियाद उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे 5 बड़े शहरों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों की जो और तमाम जो इलाके हैं वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को इस बारे में एक्टिव कर दिया गया है। और शेख रशीद ने कहा है कि हमें अंदाजा है दुश्मन किसी भी वक्त कहीं पर भी कार्रवाई कर सकता है। और फिर खास बात यह जो मैंने आपको बताई थी कि जनवरी और फरवरी के महीने एक्टिव इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ और हैपनिंग्स होनी है। मार्च के महीने में OIC के लोगों ने आना है और फिर क्रिकेट के कुछ इवेंट्स हैं और उस हवाले से ये लोग थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और उस हवाले से खबर हमारे पास ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चूंकि टूर 4 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी आज से 1 महीने के बाद जो है, तो ये अगले 20, 25, 30 दिन जो है वो इनके लिए इनकी पिछली इन्वेस्टमेंट को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इनके लिए बुरी खबर यह है तौर पर एक्टिव हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब यके बाद दीगरे चौथा महाज इंडिया ने खोला है। जी हां, केच, नोशकी और पंजगोर के बाद एक और इलाका है जहां इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त जारी है। जी हां, ईरान बॉर्डर के करीब का जो इलाका है वहां यह दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं और इसमें इस मुकाबले में इस वक्त अभी तक कितना इंडिया एक्टिव नजर आ रहा है चेक पोस्ट के करीब, हमारे नुकसान से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं ये भी मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में एक ब्रीफिंग दी है। कुछ मिनट्स तो शेयर हुए जिसमें हमारे हमसाया ममालिक जिसमें अफगानिस्तान के अंदर से और इंडिया के अंदर से दहशतगर्दी जिस तरह प्लान की जा रही है और जो जिस तरह ख़तरे का इजहार किया जा रहा है TTP के मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से, BLA की जानिब से, BRA की जानिब से, BNA की जानिब से, उसके बाद ये तमाम के तमाम दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए थे। कल भी हमें बताया गया तो हमने फौरी तौर पर इंटरनेट को बंद किया ऑपरेशन के दौरान। ये लोग अफगानिस्तान और भारत के साथ राब्ते में थे, ये लोग किसी और जगह से भी राब्ते में थे, ये लोग किसी और जगह से भी राब्ते में थे। दहशतगर्द किसी भी वक्त मुल्क में कहीं वारदात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि TTP की ऐसी शराइत थी जो मानी नहीं जा सकती। अब यह गौर तलब पॉइंट है, TTP की कुछ ऐसी शराइत थी जो कि मानी नहीं जा सकती, मुज़ाकरात आगे नहीं चल सके। अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में ये लोग मौजूद हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में TTP ने 10 बार कोशिशें की, TTP ने से बात करने की हमने 10 बार कोशिश की, हमारे लोग अब भी गए मगर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। तो सिर्फ इस ब्रीफिंग से इतना अंदाजा लगा लें कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। अगर इनके मुतालबात होते तो मुज़ाकरात की टेबल पर होते। यह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। भारत है पीछे जो नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान की तरफ कोई अमन बढ़े या तरक्की बढ़े या कारोबार या बिजनेस बढ़े। उसने CPEC को निशाना बनाना ही बनाना है। कैसे नहीं बनाएगा जी। हैं ये अफगानिस्तान वाली सरहद से लोग ऑपरेट नहीं हुए बल्कि ईरान वाली सरहद से ऑपरेट हुए हैं
और मैंने आपको इस हवाले से कल बताया था कि कड़ियां वहां पे मिलने वाली बात है। आज सुबह मैंने आपको अरब न्यूज के हवाले से बताया और फिर पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो ईरान के सफीर हैं उन्होंने कहा है कि हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना है इस सारी सूरत हाल को रोकने के लिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि हम ईरान को ज्यादा इस मामले में हिट कर रहे हैं या एग्जैजरेट कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूं और मैं हर वीडियो के अंदर ये आपको बताता हूं कि कहीं पे हमने ये नहीं कहा कि ईरान की गवर्नमेंट ये हमले करवा रही है या ईरान की गवर्नमेंट उन अनासर को बैक कर रही है या सपोर्ट कर रही है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक है, वो ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया केच वाक़े के बाद पाकिस्तान और ईरान की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने कहा था कि लोग क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं और ईरान ने पाकिस्तान को जबान दी कि कार्रवाई अब नहीं होगी। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी इस वीडियो के अंदर अभी भी ये कहूंगा मजीद डिटेल्स देने से पहले कि ईरान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ईरान की गवर्नमेंट हमले नहीं करवा रही, लेकिन जो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में धमाके की खबर है और इसकी तस्दीक मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो कर रहे हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वहां के वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जोरदार धमाका हुआ है और ये बलगतर का इलाका है। केच और जो पंजगोर है उनके करीब का या उनका मुल्हिका जो इलाका है वहां पर कार्रवाई हुई है और मैंने जिस तरह आपको बताया कि पाक ईरान बॉर्डर के करीब का ये इलाका है और इस वक्त की जो इतलात है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और इन दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो फायरिंग का तबादला जारी है। और पाकिस्तान की वजह यह है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए मगर लोगों को भी मार दिया, बहुत बड़ी खबरें हेडलाइंस बन गई, दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़, अब ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है, किसने की है ये जो सारी, तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोर में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। ये लोग यूरोपियन कंट्रीज की और रॉ के पेरोल के ऊपर है। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब जैसा किया है पाकिस्तान ने बिल्कुल वैसा भुगत रहा है। यहाँ पर कश्मीर में जब इंडिया के पास, मतलब इंडिया इतना प्रिपेयर्ड नहीं था इस सिचुएशन से निपटने के लिए, जब 1990s के आसपास जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद शुरू हुआ, उसके बाद वहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पर भगाया गया, सब कुछ ये सारी सिचुएशन हुई और उसके बाद डायरेक्टली वॉर शुरू हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस सिचुएशन को लेकर। वॉर इन द सेंस कि कभी भी आतंकवादी हमला होता था, चाहे वो कोई मिलिट्री बेस हो या फिर कोई और जगह हो, वहाँ पर सीधा ट्रक लेके घुस जाना, खुद तो मतलब 72 हुरों के पास पहुँच जाना, लेकिन और भी बहुत सारा नुकसान करके जाना। अब वही सिचुएशन टीटीपी और बीएलए कर रही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब अगर आपने एक थियरी अपनाई है तो वही थियरी हमेशा सेम रहेगी, वो तो सबको पता है। इस चीज़ से आप सबको मतलब वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब उनके पास बस यही चीज़ थी कि भाई उनके पास एक ऑलरेडी एग्जांपल सेट होकर रखे थे, भाई कश्मीर में पाकिस्तान ने ये किया है तो अब हम भी इसके साथ यही करेंगे। और दोस्तों ये मुझे लग रहा है कि अगर ये इकोनॉमिकल कोलैप्स जो पाकिस्तान का भी हो रहा है वो होता रहा ना, तो बहुत शॉर्ट टाइम में बलूचिस्तान और सिंधु देश और ये अलग अलग कंट्रीज बनना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं, हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, ख़वातीन के मसाइल, पुराने लोग जो रह गए उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मगर और कभी कभी हम ये भी जी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फेंस के साथ इश्यूज चल रहे हैं, मगर जो असली इशू है जो कि हल नहीं हुआ और अभी हल होने भी नहीं जा रहा, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की लगाम नहीं है। अगर उनका ये ख्याल था कि शायद तालिबान उनको टाइट करें, तालिबान ने तो टाइट नहीं किया उनको, हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद तालिबान ने उनको कुछ नहीं कहा। अब वो खुली छुट्टी मिल गई है, अब वो कहते हैं कि ये तो ज़बरदस्त बात है। उस वक्त तो कम से कम गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान अमेरिका के जरिए यूएस ट्रूप्स थी, हाँ यूएस ट्रूप्स थी, अब तो कुछ भी नहीं है, रास्ते खुल गए सारे, अब जो मर्जी करें। अब
अब इसीलिए जो टैक्स हैं ये बढ़ गई हैं। ये जो बलूचिस्तान में जो हुआ है ये बहुत अहम है। उसकी वजह ये है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें हेडलाइन बन गई, दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़। अब पहले तो ये था कि बलोच इंसर्जेंट्स का एक ग्रुप आया, 4 लोग 5 लोग आए, उन्होंने आके किसी होटल पे किसी चाइनीज़ को किडनैप कर लिया, 2 सिपाही मार दिए, भाग गए। अब तो ये नहीं, ये तो मतलब है कि बिग पूरा एक जट्ठा आया था और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक पोस्ट के ऊपर अटैक किया आपकी, और वहाँ जितनी कैजुअलिटीज लिए, और बिल्कुल इनकी सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है। अपने तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई, मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मनसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। अच्छा बीर साहब, BLA और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि BLA को, BLF को, जब हमारे 3-4 वहाँ बार लीडर बैठे हुए हैं बलोच, इसमें ब्रहमदास भी है, फिर उसके बाद ये जावेद मैंगल है और हरब्यार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की और रॉ के पे रोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहता, हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, ना हमें जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के, वी नॉट अमेरिकन के जहाँ दिल चाहे उठ के चले जाएँ। अभी आप देखें ना, वो सारा अमेरिकन जान के अपना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए ताकि अवाम के हाथ में आ जाए, अवाम के हाथ में आ जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए और लोगों के दहशतगर्दों के हाथ में आ जाए, और वही इस्लामिक पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज हमारे बंदे हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुंह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एक तरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे 2 टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखिए ना, ये एक सरप्राइज अटैक थी और ये उस किस्म की अटैक थी जैसे पहले कभी नहीं। देखिए, इस्लाम पसंद लोग जो हैं, जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं, उनके लिए खुद का हमला जो है सीधा जन्नत जाने वाली बात है जी, शहादत है। शहादत है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत मैसिव किस्म की ट्रेनिंग हुई है, जेन साफ किए गए हैं और ब्रेन वॉशिंग हुई है और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ हुई है? ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। किसने की है ये जो सारी? तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये बिल्कुल बड़ी सीरियस चीज़। तो कैसे टैकल करें? उधर नॉर्थ में जी आपको TTP अटैक कर रहा है और वो डिसरप्ट कर रहा है आपका चाइना के साथ तल्लुकात। जी जी। इधर बलोच आ रहे हैं, सदर्न बलोचिस्तान और ईरान से आके आपको अटैक कर रहे हैं। ठीक है। और दोनों जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ दोनों जगह पे आपको अंडर प्रेशर लाया जा रहा है। काश इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल होता जो श्रीनगर के हॉस्पिटल का मुकाबला करता, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने वो कर दिया जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। POK निवासियों ने कश्मीर के नाम पर सालों से किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाई और यहां तक बोल दिया कि जिस रफ्तार से श्रीनगर में विकास हो रहा है, वैसा विकास तो इस्लामाबाद में भी नहीं हो रहा।
और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है, और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। हमारा इंटेग्रल पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, ये कहा गया अरिंदाम बागची की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हामिद बसानी साहब का, बैरिस्टर हामिद बसानी साहब का एक सिंपल स्टेटमेंट है कि अंदर ही अंदर आपने हर चीज़ में सरेंडर कर दिया है इंडिया के सामने। अब ये चीज़ इसीलिए से पता चलता है कि पहले एक समय था, आज से 10, 15, 20 सालों पहले, खास करके 10 साल पहले एक समय था जब पाकिस्तान जो था ना वो मतलब अगर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता था तो पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट आता था। लेकिन अगर आप देखो फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन को, तो पाकिस्तान कैसे भी करके इंडिया को इन्वॉल्व रखना चाहता है, टॉक करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, जिससे ये ना हो कि एक बातचीत का दौर बंद हो जाए और इंडिया क्या प्लान कर रहा है, पीओके में कुछ होने वाला है, ये चीज़ ना हो जाए। और अगर बातचीत चल भी रही है तो इससे ये होगा कि इंडिया को एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई अभी हमारी बात चल रही है तो अटैक करना ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन चल रही है, लेकिन इंडिया से बात करने के चक्कर में अब कश्मीर है या फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं जो पहले इनकी हुआ करती थी वो सारी की सारी अब वो सरेंडर कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से आपने नहीं देखा होगा कि भाई कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई कड़ा स्टेटमेंट आया हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और ये कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल जो क्रिएट किए जाते हैं कि हमें शायद खतरा है, ठीक है, खतरा सबको ही होता है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका में जाके हिंदुस्तान और श्रीलंका के इख्तिलाफात दूर करने की, भाई आपको अपने हिंदुस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात दूर करना तो दूर की बात है, आप टेबल पे नहीं बैठ सकते आमने सामने। ये अलग बात है कि आपने खुफिया सारे चैनल खोले हुए हैं और अंदर ही अंदर आपने हर चीज पे सरेंडर कर दिया है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजिक लाइंस होती हैं उससे लेके कश्मीर इशू से लेके हर चीज पे आपने सरेंडर कर दिया है, और आपने इंडियंस को अंडर द टेबल ये यकीन दिलाया है कि हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। अपने अवाम की दिलजोई के लिए हम ये बयानात देते रहेंगे, आप जो मर्जी करते फिरें। और इस पे एक मल्टीपल किस्म की तस्दीकें आ चुकी हैं, वेरिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट पैकेट्स कर चुके हैं कि वो चीन के साथ अब सर्द जंग खत्म नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। अब उस सर्द जंग के अपने प्रोसेस में सिलसिला अमल में मुमकिन है अगला कोई हल निकल के आए, चूंकि ये जाहिर है मैच्योर कंट्रीज हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं कि ये लड़ाई पे जाके एंड अप हों। मुमकिन है ये कोई रास्ते निकाल दें जो बार्गेनिंग के मुख्तलिफ इनके जो रास्ते हैं उनमें से किसी एक को अडॉप्ट कर लें। हम ये बात नहीं करते, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है भाई? वो जिस मुल्क का अपने सबसे करीब तरीन और सबसे ज्यादा हिस्टोरिकली सिमिलर किस्म का मुल्क इंडिया के साथ जो है वो किसी तरह की कोई राव रस्म नहीं हो सकती, जिसका अफगानिस्तान उसको आंखें दिखा रहा है, और कल उस वहां से जो है वो दहशतगर्दों ने आपके 5 फौजी मार दिए, और आप कह रहे हैं हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ईरान के साथ आप देख लें, 3 पड़ोसी इन्हें रो जिनके साथ आपके ताल्लुकात जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कि कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, ये कहा गया अरिंदाम बागची की तरफ से। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने कश्मीर पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है, इसके अंदर बिल्कुल इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर बात ना की जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें हमेशा से कंसर्न्स हैं जो कि हम बताते रहे हैं और शो करते रहे हैं कि ऐसे इलाके के जहाँ से सी पैक गुजरता है उस पर इंडिया को रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इंडिया उन इलाकों को अपना कहता है। मतलब ये कि जैसे आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से जो क्लेम किया जाता है ये कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान और ये, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर अपना एक मरतबा वो जो उनकी हमेशा से एक क्लेम है उसको रिपीट किया इसके जवाब में
रेफरेंस टू JNK, यानी जम्मू और कश्मीर का जो रेफरेंस दिया गया है उस डिक्लेरेशन में, पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट डिक्लेरेशन में, उसको नोट कर लिया इंडिया ने। उन्होंने ये कहा, एंड द सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन द जॉइंट स्टेटमेंट, यानी उन्होंने कई जगहों पर अपनी जो रिजेक्शन के लिए जो स्टेटमेंट जारी की, कई जगहों पर इसमें उन्होंने चाइना और पाकिस्तान का जो CPEC है उसको सो कॉल्ड कहा कि नाम नेहाद। अच्छा, इसके अलावा उनका जो कहना कहा कि $60 बिलियन सो कॉल्ड CPEC इज पासिस थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, तो इसी तरीके से भारत की तरफ से उन्होंने ये कहा कि POK उसको पुकारा, जिस तरह के वो कहते हैं, क्लेम करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सऊदी अरब था, वो भी आप देख लें, आगे चलते जाएं। आप एक मुल्क उठा के मुझे बता दें कि इसके साथ हमारा कोई बहुत ही करीबी ताल्लुक रह गया है जी। तुर्की पे झंडे उड़ाते थे आप, और पता नहीं क्या क्या कलमात। आप देख लें कि तुर्की ने जो है नया टर्न लिया है, और जिस तरह इजराइल के साथ और जिस तरह इंडिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ उसने अपने इंटरेस्ट में जो है वो पेशकदमी की है, तो वो भी आपके लिए एक विलन बन के आ गया। तो आपका तो है ही कुछ नहीं, आप हर चीज को इंडिया की ऐनक से देखते हैं। तुर्की कल तक इसलिए अच्छा था कि इंडिया के मामले में आपके साथ था, इधर उधर कश्मीर का एक दो जगह उसने नाम ले लिया, अब जाके उसने इंडिया को ड्रोन बेचने की कोशिश की तो विलन हो गया। अब जब आप जो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी चलाएंगे दुनिया में, तो आपका आखिर में जाके क्या बनेगा, मुझे इस बात पे वो है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है कि हम कश्मीर पे सरेंडर कर चुके हैं, उससे हाथ धो चुके हैं, तो अब हमें होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि कश्मीर आजाद कराते कराते जो 75 साल उनके गुजरे हैं, उसमें अगली आजादी भी गई है। इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी और इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, और भाई इस तरह नॉर्मलाइजेशन होती है। वो तो इल्जाम तुसी वो लाते हो, थोड़े तो ला देंगे। तो मतलब है कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट। नमस्कार दोस्तों, कई सारे कंट्रीज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, हालांकि इंडिया नहीं करता, लेकिन अगर आप यूएस का देखो, शायद रशिया का देखो, शायद चाइना का भी हो सकता है, ये सारे जो कंट्री है ना वो अपना जो सिक्योरिटी वाला जो पॉलिसी है जो है उसको डिक्लेयर करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आया है, सिचुएशन आई, उसके बाद हम सबको पता है कि भाई दो चीज़ें थी कि अगर उनको हम इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने हैं तो कश्मीर के मामले में मतलब थोड़ा कम इसको मेंशन करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि उनको नहीं कोई मतलब पड़ी नहीं है, उनको कोई सिचुएशन को कंट्रोल करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, तो समझना जाना चाहिए कि कश्मीर के बारे में भर भर के लिखा होगा। अब इस टाइप का स्टेटमेंट आया है उनका जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उस टाइप की आई है कि यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई भी अगर एक ग्रेजुएट बंदा होता तो 2-3 दिन में इस टाइप का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता था, और कश्मीर को लेकर भर भर के लिखा गया है। मतलब नहीं चाहते वो कि इंडिया के साथ रिलेशन बेटर हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कौमी सलामती पॉलिसी है था जिसका इंतजार वो शाहकार आज आ चुका है, जिसके बारे में हमारे कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब बड़े दावे कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी हमने कोई 500 लोगों से वो मुशावरत की है, और जी ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला दस्तावेज है। ये बात की है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट इन अ ब्रिटिश और अमेरिकन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है कि क्या होना चाहिए एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, जो इसमें नहीं है। ऐसे लगता है कि आपने कोई रॉकेट साइंस डिस्कवर कर ली। ये तो कोई 20 साल से 30 साल से हम कहते आ रहे हैं कि मईशत नहीं चलेगी तो बह जाओगे कर्जे लै ला के, फौज ਨੂੰ ਖਵਾ के और लड़ाइयां कर करके मर जाओगे। तुम फौज ਨੂੰ खवाओ, लड़ाई ना करो, ऐसा काम करना कि लड़ाई करके या लड़ाइयां झगड़े लैके फिर सारा कुछ ही बह जाएगा। तो अगर खड़े होना तो अपने पैरों पे खड़े हो, और हमने हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ और वो हमने बरकरार रखनी है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया 2 दफा, क्योंकि वो करना चाह रहे थे, बात आगे बढ़ाना चाहती है। और बाय द वे इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ
फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे। ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? क्या करना चाहते हैं? तिजारत करना चाहते हैं? क्या वी वांट टू ओपन ट्रेड रिलेशन? नहीं, हिम्मत नहीं, टंगा खड़क दिया ने। तो बात ये है कि ये इट्स नॉट इनफ और जी वी वांट नॉर्मल। वो तो कौन कहता है यू वांट एब नॉर्मल? फिर आप कहते हैं नॉर्मल हम करना चाहते हैं, तो कहते हैं यार वो नहीं करना चाहते। तो यार ये कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस है ये कहना ओ हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं। ये तो बात है, मतलब एवरीबडी नोज दिस कि अगर जब कहना हो ना कि हम जब आप कहते हैं हम तैयार है, वो तैयार नहीं, उसका मतलब ये होता है हम भी तैयार नहीं। तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट, शर्म आनी चाहिए। मतलब हमारी जो पॉलिसी है उसमें मतलब हमारा दुश्मन है, मतलब तालीम नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, हमारे पास पैसे नहीं है तो ये मतलब हमारा एक्चुअली दुश्मन है कौन? मतलब हम खुद दुश्मन है अपने, क्या है? नहीं डॉक्टर साहब देखिए, उसमें दो चीजें हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। ठीक है। जहां तक इंडिया की बात है, अगर हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कौन से इंडिया के साथ आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने जा रहे हैं जो आपके जो आज़ाद कश्मीर है उस पर अपना क्लेम ले कर रहा है? वो इंडिया जो आपको ये बता रहा है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक लिंक है चाइना के साथ वो मुतनाज़ा इलाके से गुजरता है। वो जो भाषा डैम आप बनाने जाते हैं तो वो कहते हैं ये मुतनाज़ा इलाके में डैम बन रहा है। वो आपके दरियाओं के पानी को रोक कर आपको एक वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, जो आपके कश्मीर को एक इशू ही नहीं मानता और वो कहता है अटोटंग है। जो इंडिया कहता है कि हमारी लोकसभा में 24 सीटें खाली हैं, जिस दिन कश्मीर पूरे का पूरा हमारे पास आ जाएगा और 24 लेजिस्लेटर यहां बैठेंगे तो हमारी लोकसभा मुकम्मल होगी। अगेन व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? हाँ, मतलब इससे क्या मतलब वो तो देखें उनके न्यूज मीडिया में और पेपर्स में तो ये हर जगह पर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि अमन भाईचारा और 100 साल तक जंग नहीं होगी, 100 साल तक हम जंग नहीं करेंगे। ये उनके सारे मीडिया में भी है, हमारे पास से डिनायल भी कोई नहीं आया। और ये 100 मतलब 100 का लफ्ज इंडिया ने कहा ये डिस्प्यूट ही नहीं है बल्कि आज़ाद कश्मीर भी मेरा इंटीग्रल पार्ट है। तो इस मुल्क के साथ जब आप तिजारत करने की बात करते हैं तो आप हाउ कैन यू गारंटी कि 100 ईयर्स तक जंग नहीं? इनको एक अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर होता है, जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स, वो हमारे आगे खड़ी कर दी है। इसको करें तो तर्जुमा इसका उर्दू में, और मैं देखता हूँ कि क्या लोग चीखें मारेंगे कि यार की लिखता है। दुनिया जान की सोशियोलॉजिकल जार्गन फेंक दी है। ये तो कोई थिंक टैंक जो है, अगर कोई अमेरिका में थिंक टैंक हो, इसको देखे और यार देते आई कुछ रीसेट द रिलेशनशिप विद द वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये है कि उनकी उसकी अहमियत जनरल बाजवा ने पहचानी है। यहाँ तो जी है अमेरिका ने गोली मारो, और जी वेस्ट जो है वो तो इस्लामोफोबिक है, और जी इंडिया तो मोदी बैठा है, फैशिस्ट बैठा है। और छोड़ो जी, जनरल बाजवा ने ये जिसे कहते बर्फ तोड़ी थी उस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल जनवरी में, पिछले साल जनवरी में। तो वो उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुआ? गाली गलोच हुई, सारी फॉरेन पॉलिसी वेंट अप साउथ। खान साहब ने ये भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, एक चीज के ऊपर इंप्लीमेंट। अब जाके समझ आइए दाने मुक अमेरिका दौड़ गया है जेडे पैसे दे सकते, हुण पसूड़ी पै गई है। इकोनॉमिक्स ने तो कोर बनाता गया, जो कि असं 10 20 30 साल पहले रोंदे सा कि खुदा दा खौफ करो, ऐ करो, ये ना करो जो तुसी करदे पे। अब हमें बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक पाई जो है, वो जो केक है ना, वो बड़ा छोटा रह गया। सब पेट नहीं भरते पे साड़ी एलीटा दे, ते वो पैसे वहां वास्ते पैसे नहीं रहे। अब होश आ रही है जबकि पानी सर पे यहाँ पहुंचा हुआ है, और 7 साल से इसके ऊपर डिलीवरेशन हो रही है। तो उस 7 साल के अंदर पता नहीं कितने मुआहदे कर बैठे हैं एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के साथ, और कितने लोगों को एंटेगनाइज कर चुके हैं, और जिहादें कितनी सपोर्ट कर चुके हैं, और रीजन के अंदर क्या इंस्टेबिलिटी हो चुकी है। दिस इज ऑल नॉनसेंस एंड बुलशिट, क्योंकि अब हमें गोली फिर दी जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये एक पार्टी का मैनिफेस्टो और इसमें कोई फर्क नहीं है। ना वो इम्प्लीमेंट होता है तो ना ये इम्प्लीमेंट की कर रहे हैं यार।
और वो ये पॉलिसियां बना रही है, तो इंप्लीमेंट कौन अंदर टीटीपी जो है उसने एक फुटेज जारी की है। ये बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान हैज रिलीज्ड अ न्यू वीडियो featuring about 12 sniper attacks against Pakistani troops in South Waziristan and Bajor. पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज 1-2 नॉर्थ वजीरिस्तान। और टीटीपी ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इकदामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा है। नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी कम। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान को सपोर्ट करके वो बच जाएंगे इन द सेंस तालिबान जो है वो फिर उनको सपोर्ट करेंगे कश्मीर के चक्कर में, और ये सारी चीज़ें उनको थी। लेकिन वो भूल गए कि उनका ही सबसे बड़ा डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको लेकर सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। और जो अफगानिस्तान है वो जो इस बॉर्डर को बिल्कुल भी नहीं मानता। कई बार पाकिस्तान ने वहाँ पर फेंसिंग करने की भी ट्राई की, लेकिन जब की जाती है तब वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। और देखिए तालिबान तो, मैंने बीच में एक इंसिडेंट सुना था कि भाई कोई रॉकेट लॉन्चर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से शूट किया गया और पाकिस्तान के किसी एरिया में गया, तो पाकिस्तान ने कंप्लेन की कि भाई आप तो सिविलियन एरिया में फूट रहे हो, मतलब सीधा अगर आप आर्मी या फिर वहाँ का ठीक करते हो तो समझ में भी आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको नहीं पता था कि ये कैसे ऑपरेट होता है, उसने दबाया और ये निकल गया। कहने का मतलब ये है कि तालिबान उस लेवल के पागल है, जरा भी जिम्मेदारी जैसा कोई चीज़ है नहीं। अगर उनके सामने कोई अच्छी आर्मी होती तो उनको मतलब कि सुलह भी देती, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी है। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत विपरीत हो रही है पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब नाउ और नेवर की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि ISPR की जानिब से चंद दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी आया जिसमें अफगान टेरिटरी से टीटीपी के दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला, जिसमें 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद पहली मरतबा ISPR की तरफ से पब्लिकली अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत को ये मुतालबा किया गया, ये उन पर जोर दिया गया कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। और टीटीपी ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इकदामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा है। इस सब के अंदर टीटीपी जो है उसने एक फुटेज जारी की है। ये बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान हैज रिलीज्ड अ न्यू वीडियो featuring about 12 sniper attacks against Pakistani troops in South Waziristan and Bajor. साउथ वजीरिस्तान और बाजौड़ में पाकिस्तान के फौजियों के खिलाफ इन्होंने ये स्नाइपर अटैक्स, वो जो निशाने लगाकर करते हैं, वो 12 मुख्तलिफ अटैक्स की एक वीडियो फुटेज जारी की है, यानी कि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज दूर से अटैक करने वाली स्नाइपर राइफल्स थीं। और इसके साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत ही एडवांस, दुनिया का एडवांस तरीन जो थर्मल इमेजिंग साइट्स का एक सिस्टम है, जो कि आप कह सकते हैं कि रात को थर्मल और नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं उनसे भी एडवांस सिस्टम के जरिए इन्होंने ये कहां से हासिल हुए, कौन सा मुल्क इनकी सरपरस्ती कर रहा है, ये असलहा कहां से आया, ये तो बड़े अहम तरीन सवाल हैं। पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज 1-2 नॉर्थ वजीरिस्तान में। जो वहाँ सिचुएशन है, यहाँ टीटीपी की बात होगी, टीटीए की भी बात करें, ये क्या है डेवलपिंग सिचुएशन? आपको पता है, हम कब से कह रहे हैं कि वहाँ जो असली थ्रेट तालिबान को है वो ना पाकिस्तान से है, ना ईरान से है, ना रशिया से है, ना चाइना से है, अभी तक अमेरिका से भी नहीं है। अभी जो थ्रेट है वो इंटरनल थ्रेट है, दाइश की, कल की, और वो जो बाकी ग्रुप्स आए हुए हैं चाइना से या सेंट्रल एशिया से या ईरान से, उनसे थ्रेट है, बिकॉज वो हार्ड लाइनर्स हैं। तालिबान हुकूमत अब मॉडरेशन की तरफ जाना चाह रही है, मगर तो उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कहते हैं मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और अगर ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो इनको अटैक करेंगे। तो अब हो ये रहा है कि कुछ तालिबान जो हार्ड लाइनर्स हैं वो छोड़ के इनको और दाइश में चले जाएंगे, या तक कि शायद टीटीपी जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ, अगर टीटीपी को आपने हाथ लगाया वहाँ अफगानिस्तान में, और वो तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। अब देखें ना, तो आप सोचिए कि इस लेवल तक काबुल के अंदर, एक वक्त था कि काबुल के अंदर जो अटैक्स होती थी तालिबान करते थे अगेंस्ट द गनी गवर्नमेंट,
अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं, ना अमेरिका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो कर रहे हैं नए नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी, कम नहीं होगी। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहां लड़ाइयां हो जाएं, वहां तोपें खड़ी हो, वहां पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ भारत का सिर्फ इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी जरूरत है। सबसे पहले अमेरिका ने भारत को टेस्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में आप अंदाजा करें, आज तक मैं आपको बड़ी बड़ी वसूख से कहता हूं, अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को दी। तो हिंदुस्तान के अगर हाथ इतने लंबे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ खुदा ना खास्ता कट गए हैं, या हमें ये काम इंडियन से या अजीत डोवाल से सीखने की जरूरत है। अगर कोई भी एनालिस्ट या कोई भी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ इशारा करता है तो मैं उसको ये कहूंगा कि फिर आपके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान हमसे किस महाज में हमसे आगे है? अब मनाओ खुशियां, ये इंडिया ने मारे यहाँ के, कह दो भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां अशरफ गनी बैठा हुआ था, इसलिए भारत के अफगानिस्तान में बड़े कौंसिल वो ऑपरेट करता था, भारत टेररिज्म कराता था। अब तो तालिबान आ गए हैं ना, अब तो भारतीयों को आपके दोस्तों ने भगा दिया होगा ना, मेरा ख्याल है। तो अब ये फिर कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके ये कार्रवाई डाल रहे हैं? आप किस पे इल्जाम डालोगे? अमेरिका पे? वो तो जा चुका है अब। और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखे, ईरान को इतनी गंदम भेजी उन्होंने, $3 बिलियन पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई, और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान की तरफ से मतलब इस टाइप के स्टेटमेंट बहुत कम आते हैं कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, अजीत डोवाल से सीखने की ज़रूरत है, मोदी से या फिर अमित शाह से या फिर योगी से सीखने की ज़रूरत है। अब सीखने की ज़रूरत है मतलब इस हिसाब से कोई नहीं यहाँ पर बोल रहा कि भाई आप नोटबुक और पेन लेकर यहाँ पर आ जाओ। बात दरअसल ये है कि आपको उनको जीवन को देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की बात है, तो सबसे पहले उन्होंने जो घर छोड़ा उसके बाद वो तकरीबन 14 से 15 साल जो थे उन्होंने मतलब किसी को दिखे नहीं, वो आरएसएस की वो प्रचारक थे। उसके बाद वो पार्टी में आए, मतलब बीजेपी में आए। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पर आए कि जहां उनको कोई ना कोई पद देना ही पड़ता, तो उनको गुजरात का सीएम बनाया गया। और उसके बाद आज वो प्रधानमंत्री है 10-12 सालों के बाद, मतलब 12 या 13 सालों के सीएम पद के बाद वो प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री पद में भी इतने साल हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है, अजीत डोवाल की अगर आप बात कर लो, वो पुलिस में थे, ठीक है, और इस टाइप की पोस्टिंग होना एक मतलब कि चमत्कार जैसा है। लेकिन फिर भी उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जिस टाइप की मेहनत की है या फिर जिस टाइप की उनकी सिचुएशन है, उससे ये बिल्कुल मतलब ये कहा जा सकता है कि इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कभी इसे सीख पाएंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर में बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 लोग जान से मारे गए और जख्मी भी हुए। काफी अरसे के बाद लाहौर में हमें ये दहशतगर्दी देखने को मिली, और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि तहरीके तालिबान कलदम जमात जो है उसकी तरफ से, किसी ने कहा BLA की तरफ से, ये सब कयास आराइयां चलती रही कही जा रही। तो मैं तो ये इंतजार कर रही थी कि ये जो लाहौर में धमाका हुआ है, तो अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि ये राग की साजिश नहीं करेंगे। इन्होंने तो देखे ना, इनके पास 2-4 चीजें होती हैं, कभी राह का मिला दिया, कभी मुसाद का मिला दिया, जान छुड़ानी होती। बल्कि मैं समझता हूँ आपको भी, तालिबान जो है वो भी आप पे एतबार नहीं करते, वो भी मेरा ख्याल में यही समझते हैं कि आप डबल गेमर हैं, क्योंकि आपका एक इमेज बन चुका है कि आप जहां जाते हैं डबल गेम खेल। अब मनाओ खुशियां, ये इंडिया ने मारे यहाँ के, कह दो भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां अशरफ गनी बैठा हुआ था, इसलिए भारत के अफगानिस्तान में बड़े कौंसिल वो ऑपरेट करता था, भारत टेररिज्म कराता था। अब तो तालिबान आ गए हैं ना, अब तो भारतीयों को आपके दोस्तों ने भगा दिया होगा ना, मेरा ख्याल है। तो अब ये फिर कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके ये कार्रवाई डाल रहे हैं? आप किस पे इल्जाम डालोगे? अमेरिका पे? वो तो जा चुका है। अब किसका एजेंट बनाओगे? नई कौन सी कहानी है? ओ भाई, गोरिल्ला वॉर, मैं कितने दिनों से यहां अर्ज कर रहा हूं, गोरिल्ला वॉर का आगाज हो चुका है। एक जंग पाकिस्तान के ऊपर अब आ गई है,
और ये वो जंग है जो फसल हमने बोई थी, वो फसल जवान होकर, और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, करोड़ों की तादाद में, जो साल हा साल और दहाइयों के झूठे प्रोपेगेंडे से वो वाकई मुतासर होकर उसको सच मान बैठे हैं। दिया कि ये सोर्स पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है। आपका तो माशाल्लाह आर्म फोर्सेस से ताल्लुक है, अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को पाकिस्तान से बाहर से थ्रेट है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें वहां तक जाना चाहिए या किस तरह इसको डिप्लोमेटिकली हल करना चाहिए? देखिए बात यह है जी, ये कह देना कि बाहर से थ्रेट है, देखिए ये बंदे तो हमारे मुल्क के ही है ना जो कर रहे हैं। बाहर से थ्रेट तो किस मुल्क को नहीं होती, और फिर अगर बाहर से थ्रेट है तो कल तो हमने कुछ और कहा कि हम उनके साथ तिजारत भी करना चाहते हैं। अफगानों के लिए वी आर गोइंग ओवरबोर्ड, और उस अफगान तालिबान रजीम को सपोर्ट करने के लिए माली मदद कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन और इस चीज़ में असिस्ट कर रहे हैं, दुनिया की कॉन्फ्रेंस बुला के उनके लिए रिलीफ का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो एक तरफ हम नो हॉस्टिलिटी विद नेबर्स की बात कर रहे हैं, और एक तरफ हम ये कहें जी कि अब फिर इंडिया ऐसा करवा रहा है। तो पहले हमने कितने डोसियर दिए हैं? पहले वो जो 16 कॉन्सुलेट अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, अगर वो सारे अब बंद हो गए हैं और वहां से वो वाइंड अप करके हिंदुस्तान वापस जा चुके हैं, तो हिंदुस्तान के अगर हाथ इतने लंबे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ खुदा ना खास्ता कट गए हैं, या हमें ये काम इंडियन से या अजीत डोवाल से सीखने की जरूरत है। अगर कोई भी एनालिस्ट या कोई भी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ इशारा करता है तो मैं उसको ये कहूंगा कि फिर आपके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान हमसे किस महाज में हमसे आगे है? अब जब ये आपने एक पूरी नस्ल करोड़ों में तैयार कर दी, उसके बाद आपने उनकी हेल्प की, दुनिया जहान से आप लड़ गए, आज वही खड़े होकर थप्पड़ भी मार रहे हैं, आपके बंदे भी मार रहे हैं, दबाके भी कह रहे हैं, और वजह वो छुपाते नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपका इस्लाम पाकिस्तान का आइन गैर इस्लामी है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गैर इस्लामी निज़ाम जो है ये सारे के सारे ये गैर इस्लामी लोग हैं, अब इनको ठीक करेंगे। इस्लामी जो निज़ाम उनको अफगानिस्तान में जो नाफिज किया है वो ही इस्लामी निज़ाम जिसको वो इस्लाम कहते हैं, आप उनसे एग्री नहीं करेंगे, उन्होंने दलील में बात तो नहीं करनी होती, गोलीबार नहीं होती। तो वो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने हमने बनाना है जैसा अफगानिस्तान को बनाया, हमने अमेरिका को भगा दिया, इनकी क्या औकात है? वो तो ये सोच के आ रहे हैं। अच्छा, अब जहां पे ये दुश्मन आपके हर रोज बंदे मार रहा है, आजकल दुश्मन की डेफिनेशन बदल गई ना, पहले दुश्मन का मतलब ऑटोमेटिकली ये होता था कि भारत है। और उसके बाद देखें आपने जो गंदम का किया उनके साथ, ये इंडिया की गंदम वो ईरान के जरिए वहां चली गई, और इस वक्त वो इंडिया इज वेरी एक्साइटेड, इंडिया इज डेवलपिंग देयर न्यू ब्रिजेस विद देम, और मैं बता रहा हूं कि अगली गेम में इंडिया फिर आपसे आगे चला जाएगा अफगानिस्तान में, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप इस वक्त सोए हुए हैं, आप फिर डॉलरों में बिजी हैं, आप इस वक्त फिर करप्शन में बिजी हैं, और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखे ईरान को इतनी गंदम भेजी उन्होंने, 3 बिलियन डॉलर पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई, और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस, और आप किसी साइड पे भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो इस बल्कि मैं समझता हूँ कि रशिया के साथ भी उनके अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, फ्रांस से उन्होंने अपने त्यारे लिए, S-400 उनसे लिए रशिया से। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, बिल्कुल आप इस वक्त आपकी यू आर इन कॉर्नर।